मित्रों नमस्कार। गंगा कावेरी व्याख्यानमाला के आज के व्याख्यान में आप सभी प्रतिभागी साथियों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, गंगा कावेरी व्याख्यानमाला का ये 32वां व्याख्यान है आज का, और बहुत महत्वपूर्ण और बहुत रोचक विषय पर आज का वक्तव्य नियत है। मौलिक लेखन की चुनौतियां। और इस विषय पर जो बात करेंगे, जिनका व्याख्यान होगा, वो हमारे आज के आदरणीय जो आमंत्रित वक्ता हैं वो हमसे जुड़ चुके हैं। पश्चिम बंगाल में आसनसोल में काजी नसरुल विश्वविद्यालय में वो हिंदी विभाग के प्रोफेसर हैं। डॉक्टर विजय कुमार भारती जी वहाँ पर वो प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। आज के इस कार्यक्रम में सर का हार्दिक स्वागत है। सर, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। गंगा कावेरी व्याख्यानमाला लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा उत्तर प्रदेश और पोम्पई कॉलेज एकला मंगलुरु कर्नाटक तथा मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ के संयुक्त तत्वावधान में संचालित हो रही है। पिछले वर्ष जुलाई माह से ये शुरू होकर प्रति सप्ताह शनिवार को 5 बजे गतिमान है। आप सभी लोगों के सहयोग, उत्साहवर्धन के परिणाम स्वरूप ये संभव हो पा रहा है। मित्रों, ये आज का जो विषय है, मौलिक लेखन की चुनौतियां, अलग अलग क्षेत्रों में जो विपुल परिमाण में सृजन हो रहा है, लेखन हो रहा है, उसमें मौलिकता का जो प्रश्न है ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसको लेकर एक ये चुनौती है। किस किस तरह की चुनौतियां हैं, उनके क्या क्या आयाम हैं, उनके क्या स्तर हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इसको लेकर बड़ी चिंता समय समय पर जताई है और एंटी प्लेज किए हैं। उसके बाद भी ये मौलिक लेखन की चुनौती बरकरार है। इस विषय पर ये बड़ा महत्वपूर्ण गंभीर विषय है। इस पर आज हमारे आदरणीय वक्ता जो काजी नसरुल विश्वविद्यालय आसनसोल पश्चिम बंगाल में हिंदी विभाग के प्रोफेसर हैं, वो आप से रूबरू हुए हैं, होंगे, अभी जुड़े हुए हैं हमसे। तो मैं अपने मित्र डॉक्टर एस.ए. मंजूनाथ जी, जो पोम्पई कॉलेज एकला मंगलुरु में हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं और मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ के अध्यक्ष हैं, मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं कि आज के हमारे अतिथि वक्ता डॉक्टर विजय कुमार भारती सर का संक्षिप्त परिचय देने का कष्ट करें। डॉक्टर एस.ए. मंजूनाथ जी। धन्यवाद तिवारी जी। मित्रों, आप सभी को मेरा सादर नमन और आदरपूर्वक आपका स्वागत है इस गंगा कावेरी व्याख्यानमाला में। जैसे कि हमारे मित्र जयशंकर तिवारी जी ने बताया कि यह इस व्याख्यानमाला के कड़ी में 32वां जो व्याख्यान है। आज का व्याख्यान है श्री विजय कुमार भारती जी का, जो हिंदी विभाग में प्रोफेसर है, काजी नजरुल विश्वविद्यालय आसनसोल वेस्ट बंगाल में। तो मित्रों, मैं आज के इस व्याख्यान के जो मुख्य वक्ता है उनका परिचय मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं, क्योंकि यह उनका विस्तृत परिचय है तो उसे संक्षिप्त रूप में मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। डॉक्टर विजय कुमार भारती, जैसे कि बताया गया है, हिंदी विभागाध्यक्ष है और डीन है काजी नजरुल विश्वविद्यालय आसनसोल वेस्ट बंगाल में। इनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, जैसे एमए में हिंदी इन्होंने किया है, पीएचडी जो हासिल है
और डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन भी ये कर चुके हैं। और काजी नजरुल विश्वविद्यालय में आने के पहले अलग अलग संस्थाओं में, अलग अलग जो विद्यालयों में इन्होंने अपनी सेवाएं प्रदान की हैं, जैसे कि हिंदी प्राध्यापक के रूप में सालकिया विक्रम विद्यालय में, और हुगली मोहसिन कॉलेज में, और कानकिनारा आर्य विद्यालय में, दार्जिलिंग गवर्नमेंट कॉलेज में यहाँ प्रोफेसर के पद पर कार्य कर चुके हैं। और उसके बाद वहां से लेकर के इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो इग्नू जो है वहां पर भी ये कार्य कर चुके हैं। तदुपरांत यूनिवर्सिटी ऑफ बुर्दवान वहां असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुके हैं। और उसके बाद वहां से काजी नजरुल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं 2017 से। तो मित्रों, इन्होंने जैसे कि बहुत कई जर्नल्स में अपने लेख जो है रिसर्च आर्टिकल पब्लिश किए हैं। लगभग 8 रिसर्च आर्टिकल इनके पब्लिश हैं 2011 में, 2012 में विश्व भारती पत्रिका में, 2014 में विद्यासागर वर्तिका वहां से, और 2014 में, 2015 में, 2017 और उसके बाद 2017 में और एक जो इनका जो आर्टिकल पब्लिश है रिसर्च आर्टिकल। और उसके बाद कई पुस्तकों में जैसे कि अध्यायों के रूप में इनके बहुत से लेख, लगभग 4 लेख प्रकाशित हो चुके हैं। और उसके बाद अलग अलग जो संस्थाओं और विश्वविद्यालयों उनसे जो आयोजित किए जाने वाले जो कॉन्फ्रेंस होते हैं, वेबिनार होते हैं, उनमें ये जो रिसोर्स पर्सन के रूप में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। और उसके बाद बहुत से जैसे कि कॉन्फ्रेंस, सेमिनार्स, वर्कशॉप, इनमें इनके लगभग 60 जो लेख जो प्रकाशित हैं और पेपर प्रस्तुत कर चुके हैं आलेखों के रूप में। लगभग 60 पेपर जो हैं इनके द्वारा प्रस्तुत है। और ये जो रिसर्च गाइड के रूप में, जिसकी शोध निदेशक के रूप में काम कर चुके हैं, इनके निर्देशन में जैसे कि लगभग 10 एमफिल जो उपाधियां प्राप्त हैं, और उसी प्रकार जो पीएचडी की उपाधियां भी इनके मार्गदर्शन में लगभग 10 पीएचडी की उपाधियां भी जो अलग अलग जो छात्र जो है शोध छात्र प्राप्त कर चुके हैं। और उसके बाद इन्हें साहित्य शिरोमणि सारस्वत सम्मान वहां से इनको सम्मानित किया गया है। और ये हिंदी अकादमी गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल वहां के सदस्य रह चुके हैं। दलित साहित्य अकादमी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, मतलब पश्चिम बंगाल के जो सरकार जो है, सरकार की ओर से जो अकादमी जो है दलित साहित्य अकादमी, उसके सदस्य रह चुके हैं। तो इस प्रकार अलग अलग जो गतिविधियों में ये सक्रिय रूप से भाग लेते रहते हैं हमारे आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर विजय कुमार भारती। इनसे आज गंगा कावेरी व्याख्यान माला में 32वें व्याख्यान में हम सुनेंगे मौलिक लेखन की चुनौतियां इस विषय पर। तो यह इनका संक्षिप्त मतलब विस्तृत जानकारी इनके पास मतलब इनके संबंधित है, पर समय की कमी के कारण मैं संक्षिप्त रूप में इनका परिचय आपके सामने प्रस्तुत कर चुका हूं। तो तिवारी जी धन्यवाद। जी धन्यवाद आपको। आपने आज के हमारे वक्ता आदरणीय प्रोफेसर विजय कुमार भारती जी का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया। सर के पास बहुत विस्तृत अनुभव है अकादमिक क्षेत्र का, चिंतन का, अनुभव का और लेखन का। तो आज गंगा कावेरी व्याख्यान माला विशेषतः श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय की प्राचार्य महोदया डॉक्टर वंदना सारस्वत मैडम
ओम्पे कॉलेज एकला मंगलुरु के प्राचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम केवी सर और लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष गुरुवर डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र सर और हमारे मित्र जिन्होंने अभी परिचय दिया डॉक्टर एस.ए. मंजुनाथ जी। मैं सभी के प्रति बहुत बहुत साधुवाद व्यक्त करते हुए अब मैं आज के प्रमुख वक्ता प्रोफेसर विजय कुमार भारती सर को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो जो मौलिक लेखन की चुनौतियां विषय है उस पर अपना वक्तव्य देने की कृपा करें। डॉक्टर विजय कुमार भारती जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। और जैसा कि मैंने विषय चुना है और जिस संस्था के द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम है, क्या मेरी आवाज आप लोग सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल ठीक से आवाज आ रही है सर। जी 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 सर। तो जिस संस्था के जरिए मैं इस कार्यक्रम में जुड़ा हूं, इस संस्था के नामकरण में ही एक मौलिकता दिखाई देती है, गंगा से कावेरी को जोड़ना। मैं जहां हूं गंगा के नजदीक हूं और आप लोग जो आयोजन करता है वो कावेरी के आसपास के। तो हम सभी लोग लगभग यहाँ हिंदी के प्राध्यापक हैं और आज का जो समय है उसमें मौलिकता निर्माण के लिए सीमाओं का अतिक्रमण करना बड़ा जरूरी होता है। मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने इस संस्था का निर्माण कर एक मौलिक चिंतन की पहल की। आपने हमें जोड़ा, कल तक आपसे हमारा कोई परिचय नहीं था और जुड़ते ही हम एक बहुत बड़े हिंदी भाषा और साहित्य का हम हिस्सा बन गए। मैंने अपना विस्तार किया और मुझे बेहद खुशी हो रही है, गर्व भी हो रहा है कि गंगा कावेरी व्याख्यान माला, जिनके केंद्र में डॉक्टर एस मंजुनाथ जी हैं जो ओम्पे कॉलेज मंगलुरु से हैं, डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र जी हैं जो लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज गोंडा से हैं, डॉक्टर जयशंकर तिवारी जी हैं लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज गोंडा से, डॉक्टर वंदना जी हैं, डॉक्टर पुरुषोत्तम जी हैं। आप सभी आयोजनकर्ताओं के प्रति मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे वक्तव्य के लिए आमंत्रित किया। इसके साथ साथ विभिन्न कॉलेजों विश्वविद्यालयों के जो भी अध्यापक हैं, विद्वत जन हैं, सुधी जन हैं, पाठक जन हैं और शोधार्थी गण हैं, विद्यार्थी गण हैं, उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त। ज्यादा मेरे यहाँ भिन्न मित्र प्रोफेसर प्रमोद जी जुड़े हुए हैं, प्रमोद कोपप्रद जी। नमस्कार विजय भारती जी। जी नमस्कार, उन्हें देखकर भी बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। इसी बहाने हमारे साथ जुड़े हुए। पिछले हफ्ते उनका व्याख्यान था, जी मैंने देखा था। हाँ। तो चलिए हम लोग बात शुरू करते हैं मौलिक लेखन की। सबसे पहले मैं जो कहना चाहता हूँ बहुत ही साधारण शब्दों में, और चूंकि काफी विद्यार्थी शोधार्थी भी जुड़े हुए हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ बातें रखना चाहूँगा कि मौलिक लेखन कहने का जो अभिप्राय है हमारे सामने, यानी मौलिक सोच और विचार पर आधारित जो लेखन है, हम उसे मौलिक लेखन कहते हैं मोटे तौर पर। एक ऐसा लेखन जिससे एक मौलिक सोच, नई सोच उभर कर आती है, एक मौलिक विचार उभर कर आता है, हम उसे मौलिक लेखन मानते हैं। एक तरह से जहां विचारों की पुनरावृत्ति होती है, विचारों का दोहराव होता है, वहां मौलिक लेखन में बाधा पहुंचती है, यानी हम उसे मौलिक लेखन लगभग नहीं। यानी मौलिक लेखन सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है।
सिर्फ यह हिंदी की बात नहीं, आज हम लोग अंतर अनुशासनिक ज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में यह तय हो चुका है कि इसी ज्ञान का महत्व हो। यानी ये जो सीमाएं थी, साहित्य को एक शुद्धतावादी नजरिए से देखा जाए, ये सीमाएं अब टूट रही है और शोध क्षेत्र में इसको बहुत महत्व भी मिल रहा है। हालांकि ये बात भी कहना उतना ठीक नहीं है, क्योंकि हिंदी साहित्य इतिहास की जो परंपरा है, हिंदी आलोचना की परंपरा है, उस परंपरा पर अगर ध्यान दें तो हिंदी आलोचकों ने अपने, चाहे हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात क्यों न करें, अंतर अनुशासनिक ज्ञान की बदौलत उन्होंने अपनी आलोचना को समृद्ध किया, एक मौलिक ढंग की आलोचना विकसित की। इसी कारण वो आज हमारे बीच पठनीय है। तो अंतर अनुशासनिक ज्ञान की बड़ी जरूरत है आज हमें, और इसलिए मौलिक लेखन के संदर्भ में यह ज्ञान बड़ा महत्वपूर्ण है। अब सवाल है कि इसके पहले मैं एक दो बातें और कहूं कि मौलिक लेखन को मोटे तौर पर मैंने दो तरह से देखा है। एक तो आलोचनात्मक लेखन के क्षेत्र में, आलोचनात्मक लेखन के संदर्भ में या शोधपरक लेखन के संदर्भ में, और दूसरी तरफ मैंने रचनात्मक लेखन के संदर्भ में उसे देखा, यानी कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक जो भी लिखा जाता है। तो मूलतः मैं बात करूंगा आलोचनात्मक लेखन या शोधपरक लेखन को संदर्भ को ध्यान में रखते हुए। वर्तमान समय में एक संकट दिखाई दे रहा है कि लगातार मौलिक लेखन का अभाव देखा जा रहा है, एक उदासीनता देखी जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लगभग ऐसा ही है, लेकिन एक बड़ी दिक्कत का सामना अगर आप सभी अध्यापक और लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ, मुझे लगता है कि मेरे साथ साथ आप सभी लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं। लेखन में कमी नहीं है, लेखन बहुत तेजी से हो रहा है, लोग काफी छप रहे हैं, लेकिन मौलिक लेखन की तरफ अगर हम देखें और ध्यान दें तो इस तरफ एक उदासीनता, एक खालीपन दिखाई देता है। यानी इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो हम लोग बहुत शॉर्टकट का रास्ता अपना रहे हैं कि कम पढ़ना है, जल्दी लिखना है, ज्यादा से ज्यादा लिखना है, चाहे जैसे लिखना है। यह समय की मांग भी है, एक दबाव भी है, और दबाव इस अर्थ में कहेंगे कि भाई स्कोर जुटाना है, अब तो स्कोर का भी मामला महत्वपूर्ण है। मैं नहीं कहता कि स्कोर का महत्व नहीं है, स्कोर भी महत्वपूर्ण है, लेकिन स्कोर के दबाव में हमारे पास हम जिस दिशा में जा रहे हैं, यह सोचना है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और कैसे लिख रहे हैं। तो लगभग हम लोग शॉर्टकट का रास्ता अपना रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी लिखा जा सके, प्रकाशनों की संख्या बढ़ाई जा सके, किताबों की संख्या बढ़ाई जा सके। लेकिन लिखते हुए हम क्या लिख रहे हैं और कितना मौलिक लिख रहे हैं, शायद इस रेस में सोचने के लिए अवकाश नहीं है। उसी तरह आप ये एक और चीज आप देखेंगे कि लोग दूसरों के विचारों का बड़ा धड़ल्ले से उपयोग कर रहे हैं और उसका नाम भी नहीं लेते। आपके किसी विचार को किसी ने जान लिया, सुन लिया, है ना, और उसका एक उपयोग कर लिया अपने नाम पर, और उसका नाम तक नहीं लिया। अभी हमारे बीच जयशंकर तिवारी जी प्लगरिज्म की बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो जो नकल के संकट पर बात कर रहे हैं। आज यूजीसी इसको लेकर
उच्च शिक्षा इसको लेकर बहुत चिंता में है। लेकिन सब कुछ तो नियमों से नहीं होता। हमारे लेखन की भी अपनी एक नैतिकता होती है। उस नैतिकता की तरफ हमारा ध्यान बहुत कम है। यही वजह है कि हमको कोई विचार अच्छे लगते हैं, किसी के विचार बहुत पसंद आते हैं, तो हम जरूर उनसे प्रभावित हैं। लेकिन प्रभावित होना और नकल करना, ये दो भिन्न चीजें हैं। तो ये एक संकट दिखाई दे रहा है कि दूसरों के विचारों का दोहन बहुत तेजी से हो रहा है। उसी तरह, और इसका कारण है कि हम बहुत हड़बड़ी में हैं, बहुत जल्दबाजी में हैं। एक तरह से देखा जाए तो हम मानसिक रूप से कहीं ना कहीं गुलाम हैं। अगर हम मौलिक लेखन की तरफ नहीं जा पा रहे हैं, हम मौलिक चिंतन और विचारों से नहीं जुड़ पा रहे, तो ये हमारी मानसिक गुलामी का एक तरह से लक्षण है। यानी श्रम करने की जो संस्कृति है, जब वो बाधित होती है, यानी अध्ययन के क्षेत्र में जो श्रम करने का जो एक तरीका होता है, जब वो बाधित होती है, तो हमारा जो लेखन है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है और कमजोर भी होता है। अब मैं चुनौतियों की बात करना चाहूंगा कि वे कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो मौलिक लेखन के मार्ग में बाधक है। अगर हम ध्यान दें तो उसमें सबसे पहली चुनौती है ज्ञान के मूल स्रोत तक पहुंचे, क्योंकि शोध में भी हमें बताया जाता है, शोध में भी इसका प्रशिक्षण दिया जाता है कि हम ज्ञान के मूल स्रोत तक कैसे पहुंचे। यानी जब हम बहुत उथले तरीके से, बहुत सहज तरीके से, बहुत सरल तरीके से ज्ञान की खोज करते हैं, तो ऐसे में यह चुनौती हमारे सामने बरकरार है। यानी हमारा ये दायित्व है कि हम ज्ञान के मूल स्रोत तक पहुंचे। हम किसी विषय पर लिख रहे हैं, किसी विषय पर आलेख तैयार कर रहे हैं। मान लीजिए कि कोई विषय स्त्री विमर्श का है, या दलित विमर्श का है, या भूमंडलीकरण का है, तो हमें ये जांचने की जरूरत है कि इन विषयों पर पहले किस तरह से लिखा गया है, आधिकारिक तौर पर किन किन लोगों ने इस पर लिखा है, इसके स्रोत कहां है, कहां से ये चीजें आ रही है। क्योंकि जब तक हम उस प्राथमिक स्रोत को महत्व नहीं देंगे, प्राथमिक स्रोत को नहीं जानेंगे, तब तक हम मौलिक लेखन का निर्माण भी नहीं कर सकते। हम अपनी चीज को नया तब कह सकते हैं जब इसके पहले की चीजों को हम पुराना कह सकें। लेकिन अगर हम अपनी चीज को नया कह रहे हैं और पुरानी चीजों को नहीं जान रहे हैं, तो उसमें एक खतरा है कि हम जिसे नया कह रहे हैं वो नया नहीं हो सकता, वह पुराना भी हो सकता है। इसलिए हमें जो ज्ञान के मूल स्रोत है, और आप देखें कि हमारी जो परंपरा है, लेखन की परंपरा, आप किसी भी विषय क्षेत्र को उठाकर देख सकते हैं, किसी भी विधा को देख सकते हैं। अगर प्रेमचंद अपने जमाने के मौलिक कहानीकार हैं, तो इसलिए नहीं है कि उस विषय वस्तु और उस अंतर वस्तु को उन्होंने दोहराया है या दोहराया था। यानी हिंदी कहानी की परंपरा में जो भी लिखा जा रहा था, उसको पढ़ते हुए, जानते हुए, समझते हुए उन्होंने बदल कर लिखने की कोशिश की, और इसलिए वो एक मौलिक कहानीकार के रूप में स्थापित। उसी तरह प्रेमचंद के बाद की जो परंपरा के कहानीकार, उनके साथ भी आप देखें कि अगर उन्होंने प्रेमचंद की लीक का अनुसरण किया होता, तो वो भी अपनी नई पहचान नहीं बना पाते। लेकिन सिर्फ अनुसरण करना नहीं, उन्होंने भी प्रेमचंद को ठीक से पढ़ा था और बेहतर तरीके से पढ़ा,
पढ़ा होगा। आज भी बहुत से ऐसे नए कहानीकार हैं जो अच्छी कहानियां लिख रहे हैं, और वो अच्छी कहानियां और मौलिक कहानियां तभी लिख पा रहे हैं कि उन्होंने कहानी की परंपरा को ठीक तरह से पढ़ा होगा, यानी उस विषय के बारे में ठीक तरह से जाना होगा कि उस विषय की प्रस्तुति उनके पहले किन कहानीकारों ने किस तरह से। हालांकि यह कम बड़ी चुनौती नहीं है, मौलिक लेखन की चुनौती। दूसरी तरफ अध्ययन के संस्कार को हम कहीं ना कहीं विकसित नहीं। ये एक बड़ी चुनौती है कि हम अध्ययन के संस्कार को कैसे विकसित करें, कैसे हम विद्यार्थियों और शोधार्थियों के स्वभाव में ये बातें पैदा करें। और इसके लिए हम भी अपने अध्ययन का संस्कार विकसित करते हैं और विद्यार्थी को भी विकसित करने का अवसर देते हैं। लेकिन बिना अध्ययन के संस्कार के हम मौलिक लेखन की तरफ नहीं बढ़ सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। अध्ययन से वो मौलिकता पैदा होती है। कम अध्ययन से ज्यादा मौलिकता नहीं पैदा हो सकती। सतही अध्ययन से मौलिकता का निर्माण नहीं हो सकता। लोग कहते हैं कि पुराने उर्दू जो शायर होते थे, उस्ताद होते थे, उस जमाने में एक परंपरा थी कि जब शागिर्द किसी उस्ताद के पास पहुंचता था तो उस्ताद लोग कहते थे कि पहले 5000 शेर याद करके आओ, तब हम तुमको अपना शागिर्द बनाए, शिष्य बनाए। जरा आप ही सोचिए कि जो 5000 शेर या 5000 कविताएं याद कर लेगा वो तो ऐसे ही कवि हो जाएगा, फिर उसको शागिर्द बनाने की क्या जरूरत है। यानी कहीं ना कहीं अध्ययन की परंपरा विकसित करने का दायित्व तो उन उस्तादों ने, उन बड़े शायरों ने संभाला। और इसी की परिणति हुई कि अच्छे अच्छे कवि पैदा हुए, अच्छे अच्छे शायर पैदा हुए। आज भी जो बड़े कवि हैं, अगर आप उनकी कविताओं का अवलोकन करेंगे तो पता चलेगा कि उनके अध्ययन में कितनी गहराई है। जो बड़ा उपन्यासकार है, जैसे अभी हमारे सामने भगवान दास मोरवाल, संजीव जैसे उपन्यासकार और भी कई, जब मैं उनको पढ़ता हूं तो मैं अवाक हो जाता हूं कि अभी खानजादा उपन्यास आया हुआ है मोरवाल जी। अब सोचिए कि यह उपन्यास क्या ऐसे मामूली क्षणों में लिखा जा सकता है, मामूली अध्ययन की बदौलत लिखा जा सकता है? यह सवाल हम लोग खुद ही करें तो इसका उत्तर मिल जाता है। लेकिन मजे की बात यह है कि उपन्यासकार ने जितनी मेहनत से उपन्यास लिखा है, हम उससे कम मेहनत में उसकी समीक्षा लिखना चाहते हैं और समीक्षक बनना चाहते हैं। तो सोचें आप कि कैसे कोई मौलिक आलोचना पैदा हो सकती है। जिस ऐतिहासिक परंपरा पर आधारित यह उपन्यास है, अगर उस इतिहास का अध्ययन किए बगैर जब हम इस आलोचना में प्रवृत्त होंगे, हम इस आलोचना को लिखने की कोशिश करेंगे, तो कैसे संभव है कि हम एक मौलिक आलोचना लिख सकते हैं? ये बड़ा संकट और एक बड़ी चुनौती हमारे सामने कहीं ना कहीं दिखाई देती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अध्ययन के संस्कार को निर्मित करने की कोशिश करें। और यह काम हम सभी अध्यापक हैं, अपने बीए के विद्यार्थियों से लेकर एमए के विद्यार्थियों से लेकर, चूंकि कॉलेज के लोग हैं, कि अध्ययन के संस्कार तो प्रारंभ से ही विकसित किए जाने चाहिए। लेकिन मुश्किल यह होती है कि हमारे सामने पाठ्यक्रम की एक चुनौती होती है। और पाठ्यक्रम तो एक बहाना है, पाठ्यक्रम हम सभी लोग पढ़ कर आते हैं, लेकिन उसी पाठ्यक्रम को पढ़ते हुए कोई लेखक हो जाता है और कोई सिर्फ डिग्री लेकर रह जाता है। अगर आप गौर करेंगे तो उस पाठ्यक्रम के बहाने अगर कोई अपने संस्कार विकसित कर लेता है, अध्ययन के संस्कार, तो वह बहुत कुछ कर सकता है।
और वह मौलिकता की तरफ बढ़ सकता है। लेकिन इसके साथ एक और संकट दिखाई देता है कि आजकल हमारी जो अध्ययन की परंपरा है उससे हमारा लगभग संबंध विच्छेद होता जा रहा है। यानी हम जिस विषय पर शोध करते हैं, जिस विषय पर अनुसंधान कर रहे हैं, वहां तक तो बात ठीक है। एक निर्देशक का दबाव भी होता है कभी कभी, तो हम लोग थोड़ी परंपरागत चीजें देख लेते हैं। लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि अगर आप बीए स्तर की पढ़ाई कर रहे हैं, एमए स्तर की पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस विषय पर ध्यान नहीं दिया। क्या कोई भी आधुनिकता परंपरा विच्छेद से निर्मित हुई है या होती है? मुझे तो नहीं लगता। इस पर तो टीएस इलियट ने भी बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, बहुत बेहतर ढंग से लिखा है। नामोर जी के लेखन में भी ये बात है, रामविलास जी के भी लेखन में। हमारे दो आलोचकों की किताब ही है दूसरी परंपरा की खोज, परंपरा का मूल्यांकन। तो परंपरागत अध्ययन, परंपरागत चिंतन से हमारा संबंध अगर गहरा नहीं होगा तो हमारा मौलिक चिंतन सशक्त नहीं। और हमने देखा है कि कैसे परंपरागत चिंतन के माध्यम से जो आधुनिक आलोचक हैं, लेखक हैं, उन्होंने अपने को कितना समृद्ध किया, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। एक और चीज दिखाई देती है कि हम अध्ययन करते समय, खासकर जब किसी लेखक के बारे में अध्ययन करते हैं, किसी कवि के बारे में, कहानीकार के बारे में, तो जैसे जैसे हम उसके व्यक्तित्व से परिचित होते हैं, वैसे वैसे उसके प्रति हमारे मन में एक आस्था निर्मित होती है उस लेखक के प्रति। बहुत स्वाभाविक होता है। आस्था तो अच्छी चीज है, लेकिन आस्था की जकड़न बहुत बुरी चीज है। अगर आप आस्था की जकड़न में फंसे हुए हैं और मूल्यांकन करने जा रहे हैं, तो आप मौलिक ढंग से मूल्यांकन नहीं कर सकते। फिर आपको लगेगा कि ये बात कहीं लेखक को बुरी न लग जाए, ये बात कहीं मेरी इस आलोचना से कोई लेखक बुरा न मान ले। लेकिन ये तो लेखन के प्रति ईमानदारी नहीं है। हमें तटस्थ भाव से मौलिक लेखन करने की आवश्यकता होती है, लेकिन अक्सर ये चीजें आ जाती हैं। खासकर आपने देखा होगा कि जब हम खासकर किसी विशेष महान लेखकों पर जब संगोष्ठी आयोजित करते हैं, तो वहां लोग हमसे उम्मीद रखते हैं कि उस महान लेखक की महानता के बारे में ही बातें की जाए, उनकी सीमाओं के बारे में बातें न की जाए। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि हमारी हिंदी आलोचना की जो समृद्ध परंपरा है, यहां तक कि मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय काव्यशास्त्र की जो संस्कृत की जो आलोचना है और भारतीय काव्यशास्त्र की परंपरा है या पाश्चात्य काव्यशास्त्र की परंपरा है, वहां भी आप ये चीज देख सकते हैं कि वहां इस अंधी आस्था का इस्तेमाल बहुत कम हुआ है। अगर हुआ है तो फिर उसकी सीमाओं को कोई ना कोई रेखांकित किया है। और इस प्रकार एक मौलिक लेखन की परंपरा हमारी विकसित हुई है। आज इसका जो है कहीं ना कहीं अभाव देखने को मिलता है। हमें इन चीजों से उबरने की जरूरत है, वरना हम मौलिक लेखन की तरफ लगता है कि कहीं ना कहीं अग्रसर नहीं हो पाए। लेखन के साथ एक और समस्या आ रही है कि हम लोग लेखक को कभी उम्र के साथ, कभी डिग्री के साथ, कभी पद के साथ, कभी उपाधि के साथ जोड़ देते हैं। नामक जी ने कहीं लिखा है कि रचना को देखो, रचनाकार को नहीं। तो उसी तरह लेखन पर ध्यान दिया जाना चाहिए, डिग्री पर नहीं, उपाधियों पर।
और हिंदी की बहुत सारी अच्छी पत्रिकाएं हैं जो इन पर ध्यान देती हैं, मैं जरूर इस बात को स्वीकार करता हूँ। और वैसे ही इस देश में बहुत सारी संस्थाएं हैं जो लेखन को महत्व देती हैं, लिखने वाले की उपाधि, डिग्री और पद को महत्व नहीं देती। ठीक इसी तरह का संस्कार अगर हम अपने संस्थानों में विकसित कर सकें कि जहां हमारे शोधार्थी बहुत अच्छा लिख रहे हैं, मौलिक लिख रहे हैं, और आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि कभी कभी वो इतना अच्छा लिखते हैं कि हम अध्यापकों की सीमा का भी अतिक्रमण कर जाए, लेकिन हमें वो साहस जुटाना होगा कि हम उनको अप्रिसिएट कर सकें, हम उनकी प्रशंसा कर सकें। तभी हम मौलिक लेखन, अगर उनके मौलिक लेखन को हम प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो फिर इस दिशा में हम विकसित नहीं हो सकते। इसलिए महत्व तो इस बात का होना चाहिए। यानी कभी कभी आलेखों के प्रकाशन का एक दूसरा चेहरा ये भी है कि कभी कभी आलेख जो है परिचय के आधार पर प्रकाशित होते हैं, कभी कभी उसमें पद उपाधियां महत्वपूर्ण होने लगती हैं। कितना अच्छा होता है कि हम लेखन को पहली प्राथमिकता के साथ उपस्थित कर पाते, उसमें जोड़ पाते, उसको आगे बढ़ा पाते, तो हम इस दिशा में बहुत ही अच्छा कार्य कर सकते हैं। उसी तरह लेखन की या आलोचनात्मक लेखन की प्रक्रिया का एक बहुत अहम हिस्सा है वाद विवाद संवाद, जिसे मार्क्सवाद की थ्योरी में आप सभी जानते हैं, परिचित है। थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस कहा गया है। और आप देखेंगे कि जो जितना बड़ा आलोचक है वह उतना ही इस प्रक्रिया का हिस्सा है। ठीक उसी तरह मौलिक लेखन यह बड़ा महत्वपूर्ण है। वास्तविकता यह है कि अधिकांश लेखन में, खासकर हम लोग एकेडमिक लोग हैं, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पढ़ाने वाले लोग हैं, वहां अक्सर होता है कि हम थीसिस तक तो पहुंचते हैं, वाद तक, लेकिन विवाद से बहुत बचते हैं, विवाद तक पहुंचने की कोशिश नहीं करते। और जब विवाद तक नहीं पहुंच पाते हैं तो संवाद यानी सिंथेसिस की प्रक्रिया का हिस्सा हम कैसे बन सकते हैं? तो ये एक बड़ी चुनौती है हमारे लिए कि हम इसमें इसको अपना हिस्सा बनाए, लेखन का, विचार का हिस्सा। एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि संस्कृत के एक बड़े आचार्य हैं आनंदवर्धन। अब देखिए, आनंदवर्धन जब अलंकार का विवेचन करते हैं तो अलंकारों का विवेचन करते समय जो उनके पूर्ववर्ती आचार्यों के उदाहरण हैं, भामह वगैरह, उन्हीं के उदाहरण से अलंकारों के महत्व को कम कर देते। आनंदवर्धन कहते हैं कि आभूषण का शरीर के साथ संयोग संबंध होता है, समवाय संबंध नहीं होता। संयोग का मतलब कि उसे, संयोग का विपरीत वियोग भी होता है, तो उसे निकाला भी, हटाया भी जा सकता है, संयोग का वियोग भी हो सकता है। और समवाय संबंध का मतलब कि ऐसा संबंध जो अलग न किया जा सके। जैसे उंगली के साथ जो हाथ का संबंध है वह समवाय संबंध है। इस प्रकार वो स्थापित कर देते हैं कि आभूषण का शरीर के साथ संयोग संबंध है, इसलिए अलंकारों को भी आवश्यकता पड़ने पर हटाया जा सकता है। और इस प्रकार अलंकार के महत्व पर एक प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, ठीक पूर्ववर्ती आचार्यों के उदाहरण से। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि आनंदवर्धन ने उस अलंकार विवेचन या भामह के अलंकार विवेचन को कितनी बारीकी से समझा, और उस थीसिस के विपक्ष में एक बात जो रख रहे थे, यानी एंटीथीसिस जो उन्होंने स्थापित की, वह कितनी बुद्धिमत्ता से, कितने कौशल के साथ, और एक मौलिक विचार, एक ऐसी मौलिक बात कह दी कि जिसका खंडन करना, यानी आभूषणों को भी कभी भी उतारा जा सकता है और ग्रहण किया जा सकता है।
इसलिए वो काव्य का अभिन्न अंग नहीं है। अलंकार काव्य का अभिन्न अंग नहीं है। आनंदवर्धन ने अपने तर्क से इसे प्रमाणित कर। तो इसलिए वाद विवाद और संवाद की जो प्रक्रिया है वो बड़ी ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, और मुझे लगता है इस प्रक्रिया को शामिल करते हुए हम अपने मौलिक लेखन को समृद्ध बना सकते हैं। उसी तरह चिंतन के दिशा निर्धारण का एक सवाल बहुत जरूरी है। हम सभी विद्यार्थी हैं, सभी अध्येता ही है। अध्यापक हमारा तो एक पद है, लेकिन अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया तो हमारी चलती है। तो उसमें एक बड़ी दिक्कत आती है मौलिक लेखन। अगर हम मौलिक लेखन करना चाहते हैं, किसी विषय पर सोच रहे हैं, किसी विषय पर, तो उसमें चिंतन की दिशा जो है उसको निर्धारित करना बहुत जरूरी है। और ये काम एक साधक की तरह और एक साधना की तरह है। आप किसी विषय पर लिखने जा रहे हैं, कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं, और उसमें सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि 10 विषय और आपके ऊपर टूट पड़ते हैं। तो आपका लोभ जो है होने लगता है कि थोड़ा इस विषय को भी देख लें, थोड़ा इसको भी पढ़ लें, थोड़ा उसको भी पढ़ लें। और नतीजा ये होता है कि हम उस विषय का जो अनुशासन है, उस विषय पर चिंतन करने का जो अनुशासन है, उसको हम संभाल नहीं पाते और भटक जाते हैं। कई बार मैंने देखा है कि अच्छे शोधार्थी भी भटक जाते हैं, अच्छे अध्यापक भी भटक जाते हैं, अच्छे विद्यार्थी भी। चिंतन की दिशा में अगर हम अपने आप को संतुलित नहीं करेंगे, एकाग्र नहीं करेंगे, तो हम किसी भी चिंतन को मौलिक रूप नहीं दे सकते, लेखन को। आजकल एक बड़ी समस्या भी आ गई है, बहुत व्यवहारिक समस्या है, वो है सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया के साथ कोई विरोध नहीं। सोशल मीडिया भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बशर्ते अगर उसका ठीक ठीक उपयोग किया जाए। लेकिन उसमें कई तरह के लोग हैं, कुछ नासमझ लोग भी हैं। तो नासमझ लोगों को नासमझ कहना भी ठीक नहीं होगा सोशल मीडिया की भाषा में। वो दूसरे तरह के समझदार लोग। तो आप देखेंगे कि ज्यादातर विद्यार्थियों का जो चिंतन है वो इस कारण बहुत बाधित होता है कि सोशल मीडिया पर कुछ ज्यादा एक्टिव होने की वजह से, कुछ ज्यादा व्हाट्सएप और फेसबुक की बात अभी मैं कर रहा हूं, और भी कई माध्यम हैं, और उसका अच्छा उपयोग भी हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। लेकिन सोशल कहने के लिए तो है प्लेटफॉर्म, और कभी कभी चीजें अनसोशल की हद तक पहुंच जाती। मैं भी कभी कभी इसका शिकार हो जाता। कभी कभी कुछ ऐसी बातें हो गई, किसी को मैं उत्तर देने लगा तो मैं पूरा एक दिन मेरा चला गया। फिर मुझे अपनी मूर्खता पर पछतावा होता है कि अगर यह समय मैंने किसी व्यवस्थित लेखन में लगाया होता तो कितनी चीजें मैं लिख सकता था। आज हमारे विद्यार्थियों को, शोधार्थियों को, हम सभी लोग इस तरफ सोचने की जरूरत है कि हम जो भी सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं वो अगर सही अर्थों में रचनात्मक है, अगर सही अर्थों में वह मौलिक है, तो हम जरूर लिखें। लेकिन जो गैर रचनात्मक है, जो गैर वाजिब है, और जो व्यर्थ की बातें हैं, हम उनसे बचें और समय का उपयोग हम अपने लेखन में करें। क्योंकि मौलिक लेखन की प्रक्रिया में जब आप शामिल होते हैं और जब गैर जरूरी चीजों से आप घिर जाते हैं, तो वो आपके मौलिक चिंतन को ध्वस्त करती है, उसको नष्ट करती है, और आपकी क्रिएटिविटी को, आपकी रचनात्मकता को बाधित करती है। मुझे लगता है कि इस दिशा में सोचने की आवश्यकता है, सोचने की जरूरत है। इसी तरह प्रशंसात्मक आलोचना की तरफ हम लगातार बढ़ रहे हैं। आलोचनाएं तो लिखी जाए, लेकिन कभी कभी आलोचनाओं को देखकर लगता है कि हम एक भारतेंदु युगीन आलोचना की तरफ, या नहीं होना चाहिए। हमें इससे बचने की जरूरत है। मैं नहीं कह रहा हूं कि प्रशंसा नहीं होनी चाहिए। कुछ आलोचनाएं तो निंदा पर ही आधारित होती है, ऐसा भी मैंने देखा है।
लेकिन एक ईमानदारी के साथ हम आलोचना लिखें, लेखन करें, किसी कृति की समीक्षा करें, किसी के विचारों की समीक्षा करें, उसकी खूबियां भी बताएं, उसकी सीमाएं भी बताएं। हमें ऐसे संस्कार विकसित करने की आवश्यकता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर कहीं ना कहीं हम अपने मौलिक चिंतन को, मौलिक विचार की क्षति करते हैं, उसका नुकसान पहुंचा। जैसे देखिए, मैं एक अभी हाल में जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, उनकी एक किताब आई अभिजीत बनर्जी की, पुअर इकोनॉमिक्स। आप सब इस पुस्तक से परिचित हैं और देखिए कि उन्होंने मतलब कैसे लीक से हटकर एक मौलिक विचारों की तरफ जब कोई व्यक्ति बढ़ता है, गरीबी के कारणों पर विचार किया कि कौन कौन से आर्थिक कारण, और उन कारणों पर विचार करते हुए बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई है गरीबों के बारे में, कि गरीब जो आदमी है हमारे देश का, वह संस्कारों के नाम पर, परंपराओं के नाम पर जो फिजूल खर्ची करता है, उसका भी संबंध उसकी गरीबी से है। ये स्थापना कितनी महत्वपूर्ण है। मतलब ये सिर्फ स्थापना नहीं, ये विचार नहीं, इस मौलिकता का महत्व तो इस बात में है कि हम अपने देश के गरीब लोगों को ऐसी आलोचना से सचेत कर सकते हैं। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि आज एक बड़ी चुनौती मौलिक लेखन के साथ यह भी है कि हम अपने लेखन के बहाने या अपने इस लेखन के आधार पर क्या किसी सामाजिक प्रतिबद्धता और जागरूकता का निर्वाह भी कर रहे हैं। क्योंकि मौलिक लेखन के नाम पर सब कुछ नहीं परोसा जा सकता, यह भी एक संकट है। मौलिक लेखन के नाम पर कुछ भी नहीं लिखा जा सकता। हमारी एक सामाजिक जिम्मेदारी है, हमारी एक सामाजिक प्रतिबद्धता है, और गहरे अर्थों में लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता भी है, जिसका संबंध राष्ट्रीय प्रतिबद्धता से है। तो लेखन को हमें इस दिशा में सक्रिय करने की जरूरत है कि हम अपने मौलिक लेखन को ज्यादा से ज्यादा विस्तृत कर सकें शोधार्थियों में, विद्यार्थियों में, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य इस बहाने हम कर सकें। थोड़ी सी बात मैं रचनात्मक लेखन के बारे में भी करना चाहूंगा कि बहुत से विद्यार्थी हैं, बहुत से लोग हैं जो रचनात्मक लेखन कर रहे हैं, लेकिन रचनात्मक लेखन के साथ भी यही चुनौती है। कविताएं लिखने से कोई कवि नहीं होता, लेकिन हमें कविताएं लिखनी चाहिए, जरूर लिखनी चाहिए। हमें उपन्यास भी लिखना चाहिए, कहानियां भी जरूर लिखें आप। लिखना भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, लेकिन मौलिकता का ध्यान रखते हुए लिखें। अगर हम कहीं से कोई चीज ले रहे हैं, कहीं किसी की नकल कर रहे हैं, भाषा की नकल, शैली की नकल, तो धीरे धीरे ये चीजें हमारी आदत में शामिल हो जाती हैं। आप देखिएगा कि जो लोग किसी के विचारों की कॉपी करके लिखते हैं, नकल करके लिखते हैं, वो सिर्फ नकल ही करते रह जाते हैं, और जब मौलिक लेखन का अवसर आता है तो वहां वो चूक जाते हैं। उनको बड़ी ग्लानि फील होती है, उनको बहुत गलती का एहसास भी होता है। ऐसा नहीं है, बहुत से लोग हैं जो थीसिस लिखते समय ऐसी गलतियां करते हैं, और उसका नतीजा यह होता है कि वो अपनी ही थीसिस के बारे में 2 शब्द नहीं करता, सवालों के उत्तर नहीं देता। तो क्यों ना हम पहले से ही सचेत हो जाए, हम कम लिखें, भाषा थोड़ी कमजोर हो, लेकिन अपने से सोचकर, अपने से विचार कर अगर लिखेंगे तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारा कोई भी विद्यार्थी, कोई भी शोधार्थी ऐसा नहीं होगा जो अपनी थीसिस के बारे में 2 शब्द ना बोल सके, जो अपने निष्कर्ष नहीं बता सके। और इसके लिए बाकायदे हमारे यहाँ प्रावधान है, व्यवस्था है, लेकिन दिक्कत यह है कि उस तरफ हम सजग नहीं हैं, हम सचेत नहीं।
वैसे ही मुझे ऐसा लगता है कि मौलिक लेखन का संबंध प्रशिक्षण से भी है, और वैसे इसका प्रशिक्षण बीए और एमए से दिया भी जाता है। हमारे पाठ्यक्रम में ही ऐसी चीजें लाई गई हैं जिससे हम उस प्रशिक्षण से मौलिक लेखन की तरफ जुड़ सकते हैं, हम अपना ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं। जैसे हम देखेंगे कि कहीं कहीं सर्वे को सिलेबस में शामिल किया गया है, कहीं रिपोर्ट को शामिल किया गया है, कहीं फील्ड वर्क को शामिल किया गया है, कहीं प्रोजेक्ट वर्क को शामिल किया गया है, कहीं लघु शोध प्रबंध को शामिल किया गया है। ये जितनी चीजें शामिल की गई हैं उसके पीछे यानी उसमें जो निहित उद्देश्य है वह मौलिक लेखन को बढ़ावा देने के लिए ही है। लेकिन अगर इसके नाम पर खाना पूर्ति होने लगे तो फिर वही स्थिति पुनः वापस आएगी कि एक व्यर्थ किस्म का लेखन जो है वो हमारे सामने होगा जिसका हम कोई उपयोग नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ बहुत से अध्यापक भी हमारे साथ जुड़े हैं। हम जब भी इस तरह के कार्यों में संलग्न हों तो हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि हम नए विषयों को बहुत प्राथमिकता दें। मैंने अक्सर देखा है कि पीएचडी करते समय विद्यार्थी के दिमाग में या शोधार्थी के दिमाग में बातें हैं कि अगर नया विषय होगा तो उसे संदर्भ नहीं मिलेगा, और ये एक बड़ा संकट है। इसलिए विद्यार्थी अगर निर्देशक कभी कभी उसे नए विषय देने की कोशिश करता है तो शोधार्थी उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि सर इस विषय पर तो कोई मटेरियल ही उपलब्ध नहीं। लेकिन आप देखेंगे कि अगर किसी विद्यार्थी को आप नया विषय दे दें लिखने के लिए और अगर उसको कहीं मटेरियल न मिले तो मजबूरी में बेचारा जो है वो अपने ढंग से सोच कर लिख कर लाएगा। और मुझे लगता है कि हर विद्यार्थी को ये चुनौती लेनी चाहिए, क्योंकि संभावनाएं सबके भीतर है। आप सभी लोग प्रतिभाशाली लोग, ऐसा नहीं कि आप प्रतिभा विहीन हैं, बस आप प्रतिभा को विकसित करने के रास्ते पर नहीं जा पाते हैं जिसकी वजह से सारी दिक्कतें खड़ी हुई। मैं थोड़ा सा अपने बारे में मैं अपने विश्वविद्यालय की एक घटना बता रहा हूं कि मैं जब एमए में था कलकत्ता विश्वविद्यालय में, उस समय हमारे अध्यापक थे प्रोफेसर शंभुनाथ जी, आज भी है। तो उन्होंने हम लोगों को एक दिन निबंध लिखने के लिए, तो निबंध का शीर्षक था क्या लिखें, कैसे लिखें और क्यों लिखें। अब तो मैं एमए का विद्यार्थी फर्स्ट ईयर में था, मैं बहुत संकट में पड़ गया कि मैं कैसे लिखूं इस आलेख को। और पूरी किताबें मैंने छान मारी मित्रों के यहाँ, और छोटी मोटी लाइब्रेरी में जहाँ रहता था वहां भी थी। इस विषय पर कुछ मिल जाए तो मैं कुछ लिखूं, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। अब आखिरी दिन आ रहा था, विश्वविद्यालय में दिखाना था, तो जिसे कहते हैं कि थक हार कर अंत में मैंने सोचा कि अब जो जी में आएगा मैं वही लिखूंगा, और मैंने उसे लिखा। लिखने के बाद मैं गया, मैंने सर को आलेख दिखाया। सर ने कहा बहुत अच्छा लिखा। लेकिन ये जो संतुष्टि उस दिन मुझे मिली, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख पा रहा हूँ, शायद उसके पीछे यह एक बड़ा प्रोत्साहन, और भी कई कारण हैं, लेकिन यह प्रोत्साहन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। इसलिए कि इस विषय पर तो मुझे सामग्री ही नहीं मिली, और जो भी लिखा मैंने मजबूरी में लिखा। बस मेरे अंदर वो विश्वास नहीं था कि मैं जो लिख कर ले जा रहा हूं वो कितना ठीक है। मुझे लगता है कि आज हम सभी अध्यापकों को इस विश्वास को पैदा करने की जरूरत है विद्यार्थियों के अंदर कि वो मौलिक लिख सकते हैं और बेहतर लिख सकते हैं। और मुझे ये भी लगता है कि आज का जो विद्यार्थी समाज है, लगभग विद्यार्थी समाज, वह इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार है। उसी तरह तर्क और विश्लेषण को महत्व देने की एक कोशिश की जानी चाहिए। इस तरह का एक प्रशिक्षण जो है, अगर हम पाठ्यक्रम के बहाने
जो भी पाठ्यक्रम में उनके बहाने देते हैं, तो एक बहुत बड़ी चीज और आत्मविश्वास पैदा कर, इस तरह से हम मौलिक लेखन की तरफ अग्रसर हो सकते हैं, मौलिक लेखन को बढ़ावा दे सकते हैं। निष्कर्ष के तौर पे मैं कहना चाहूंगा कि मौलिक लेखन हमारी व्यक्तिगत और सामाजिक प्रतिबद्धता है। ये सिर्फ लेखन नहीं है, हम लेखन के प्रति भी जब हम कुछ लिखते हैं, जब हम कुछ बोलते हैं, तो बोलना सिर्फ बोलना नहीं है, वह एक प्रतिबद्धता भी होती है कि आप क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, किसे बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं। और ठीक वही बात लेखन के बारे में कि हम मौलिक ढंग से जरूर लिखें, लेकिन ये सोचते हुए कि हम इसके प्रति प्रतिबद्ध हैं। निश्चित तौर पर आज जब हम एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में रह रहे हैं, एक लोकतांत्रिक परिवेश या लोकतांत्रिक राष्ट्र का हम हिस्सा हैं, तो हमारा जो मौलिक लेखन है, अगर उस लोकतंत्र को, उस लोकतांत्रिक चेतना को समृद्ध करने की ओर प्रवृत्त होगा, तभी हमारे लेखन का मान। लिखने के लिए तो बहुत से लोग हैं दुनिया में, लिखते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने मौलिक लेखन से समाज को बदल देते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो लिखते हुए हमें उस विषय पर सोचने पर, नए ढंग से सोचने पर मजबूर कर देते हैं। एक मौलिक लेखन के जन्म से कई मौलिक लेखन का जन्म होता है। जैसे देखिए, हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा पढ़ते हैं। उसमें जब सुमन राजे की किताब से हमारा परिचय होता है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, तो हमें इतिहास के बारे में एक नया नजरिया मिलता है, एक नया दृष्टिकोण मिलता है। भले ही आप उसकी कई बातों से सहमत नहीं, लेकिन एक नए नजरिए के निर्माण में सुमन राजे की ये किताब कितनी बड़ी भूमिका है, कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। उसी तरह मौलिक लेखन हमारी राष्ट्रीय और सांस्कृतिक जिम्मेदारी। अगर हम मौलिक लेखन की दिशा में बढ़ते हैं और सही ढंग से बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपनी संस्कृति को भी समृद्ध करते हैं। एक ऐसी संस्कृति जिसमें सबके लिए जगह हो, एक ऐसी संस्कृति जो समानता और भाईचारे पर आधारित हो, एक ऐसी संस्कृति जो सारे तरह के भेदभावों का विनाश करने के लिए तैयार। इस प्रकार मौलिक लेखन हमारी एक राष्ट्रीय और सांस्कृतिक जिम्मेदारी है। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। आयोजकों ने मुझे आमंत्रित किया, मुझे वक्तव्य रखने का, अपनी बात रखने का अवसर दिया, और आप सभी लोग हमसे जुड़े रहे, इस बात के लिए मुझे बहुत खुशी है और आपकी संस्था पर मुझे बेहद गर्व है। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात बहुत बहुत धन्यवाद सर। इतने महत्वपूर्ण विषय को इतने व्यवस्थित ढंग से एक एक करके आपने जिस तरह से प्रस्तुत किया है, इसके लिए हम आपके अत्यंत आभारी हैं सर। और ये जिस तरह से आपने इस विषय को आपने ये बताते हुए कि आलोचना के क्षेत्र में, रचना के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में और अलग अलग क्षेत्रों में मौलिकता की जो प्रकृति है वो किस तरह से अहमियत रखती है और कैसे मौलिक लेखन किया जाए, अध्ययन का संस्कार कैसे विकसित हो, इतने व्यावहारिक ढंग से, इतने मतलब जिसको ये कहें कि इतने अकादमिक विषय को इतने व्यावहारिक ढंग से सर आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि मैं अब उसको
समराइज नहीं करूंगा, क्योंकि समराइज की मेरी अपनी धारणा है कि किसी वक्तव्य को समराइज नहीं किया जाना चाहिए। उसको समराइज करने का मतलब होता है कि उसके मूल स्वर को नष्ट कर देना, और वह सभी लोग लगातार जो है संख्या 98-99 तक बनी हुई है, तो सभी लोगों ने ध्यान से सुना है और लोगों ने उसे रियलाइज किया है। आगे भी ये चूंकि आपका वक्तव्य रिकॉर्ड हुआ है, तो आगे इस पर लोग, मैं समझता हूं कि सुनेंगे और नया नया सूत्र प्राप्त करेंगे जो लोग इससे नहीं भी जुड़े हैं। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। गंगा कावेरी व्याख्यान माला आयोजक मंडल की ओर से हम आपके हार्दिक आभारी हैं, आपके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं सर। और आप मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपकी ये जो व्याख्यान माला है वो ऐसे ही जारी है। जी जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद। और जहाँ भी सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी मैं मैं उपस्थित रहूंगा, आप लोगों का सहयोग करूंगा। जी, आप लोग बहुत अच्छी व्याख्यान माला जो है वो चला रहे हैं, इसे जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब हम अपने प्रतिभागी साथियों में से आमंत्रित करते हैं संवाद सत्र में कि जो साथी प्रस्तुत विषय से संबंधित कोई सवाल सर से करना चाहते हैं, कोई जिज्ञासा अगर आपकी है, तो आप सादर आमंत्रित हैं अपना माइक्रोफोन ऑन करके। और आदरणीय प्रोफेसर विजय कुमार भारती जी, जो काजी नसरुल विश्वविद्यालय आसनसोल पश्चिम बंगाल में हिंदी विभाग के प्रोफेसर हैं और जिन्होंने अकादमिक क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है, जिसका परिचय शुरू में दिया गया। तो हम आपको आमंत्रित करते हैं, आप में से कोई साथी अगर प्रस्तुत विषय से संबंधित कोई जिज्ञासा आपकी है। एक सवाल सर चैट बॉक्स में आया था, मैं वहीं से शुरू करता हूं जी। कि ये जो मौलिक लेखन होता है उसके लिए कहा जाता है कि प्रतिभाशाली व्यक्ति का होना जरूरी है, तभी मौलिक लेखन होगा। जिसमें प्रतिभा, मौलिक लेखन का संबंध प्रतिभा से भी है। सत्येंद्र कुमार जी का सवाल है, उन्होंने कहा कि जिसमें प्रतिभा नहीं है क्या वो भी मौलिक लेखन कर सकता है? जी, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत अच्छा सवाल है जी। तो सबसे पहले तो मैं ये मानता हूं कि वर्तमान समय में, मतलब मैं ये मानता हूं कि प्रतिभाशाली या जन्मजात प्रतिभा की जो अवधारणा है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। पहली बात, क्योंकि मैं व्युत्पत्ति और अभ्यास में ज्यादा यकीन करता हूं। कभी कभी आपने देखा होगा कि प्रतिभा का विनाश भी होता है। एक बहुत तेज, मैं व्यवहारिक अनुभव से बातें कह रहा हूं। एक बहुत प्रतिभाशाली विद्यार्थी है जिसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, जिसके नंबर बहुत अच्छे हैं, पढ़ने में भी ठीक, अचानक उसे अभिमान का एक रोग लग जाता है। ये बड़ा भयानक रोग है। और मैं अक्सर अपने विद्यार्थियों से कहता हूं कि जहां ज्ञान है वहां अभिमान भी है। कहता नहीं सर मुझे अभिमान, बोले नहीं, ये हो ही नहीं सकता। ज्ञान जैसे ही आता है अभिमान भी उसी दरवाजे से घुस जाता है, बस उसको बीच बीच में धक्का देकर बाहर निकालना होता है। और एक आप देखेंगे कि प्रतिभा का विकास कैसे होता है। आप देखें, अगर इस विषय पर ध्यान दें, आपने जरूर देखा होगा कि बहुत टैलेंटेड विद्यार्थी है, एक औसत विद्यार्थी है, अचानक अच्छा लेखक हो गया, अच्छा अध्यापक बन गया, है ना। तो इसके भी उदाहरण हमें इस तरफ ध्यान देना चाहिए। बल्कि मैं एक लोकतांत्रिक नजरिए से कहूंगा कि हम लोगों को व्युत्पत्ति और अभ्यास पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एक अच्छे प्रशिक्षण केंद्र में अगर कोई कमजोर विद्यार्थी भी जाता है तो आपने देखा होगा कि उसका विकास कैसे हो। शायद यही वजह है कि आज प्रशिक्षण केंद्रों का इतना महत्व बढ़ा है। और यह बात साबित भी हुई है। असल में एक बड़ी दिक्कत यह है कि हम खुद ही अपनी प्रतिभा के बारे में आश्वस्त नहीं होते कि हम प्रतिभावान हैं कि नहीं। एक तो हम पहले से मान लेते हैं रिजल्ट के आधार पर कि हमारी प्रतिभा उससे कम है, और कुछ समाज के लोग हैं, तथाकथित लोग, उसमें हम
अध्यापक और हम गार्जियन और अभिभावक भी शामिल हैं, जो बार बार कभी अंकों के आधार पर, कभी डिग्री के आधार पर तुलना करके साबित कर देते हैं कि तुम इससे कमजोर हो, तुम्हारे में टैलेंट नहीं है, तुम्हारे में प्रतिभा नहीं है। हम जब एक लोकतांत्रिक नजरिए से सोचते हैं तो हमें इस बात को कहना ही नहीं चाहिए किसी भी विद्यार्थी को कि वो प्रतिभावान नहीं, क्योंकि इतने उतार चढ़ाव हम लोगों ने देखे हैं। मतलब हिंदी साहित्य के बड़े बड़े लेखकों का इतिहास भी आप लोग जानते हो, ये बताने की आवश्यकता नहीं। जी जी। रविंद्रनाथ का भी इतिहास आप जानते हो। इन लोगों के पास बड़ी डिग्रियां तो नहीं थी, लेकिन हमारा ध्यान उस तरफ होना चाहिए कि आखिर कौन सी पद्धति, कौन सी प्रक्रिया में, कौन सी अध्ययन प्रक्रिया में ये शामिल हुए जिसकी वजह से इनकी प्रतिभा में निखार हुआ। अगर हम इस दिशा में सोचेंगे तो निश्चित तौर पर हमारी प्रतिभा का विकास होगा, निश्चित तौर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही माकूल उत्तर और बहुत ही सटीक उत्तर। आपने प्रतिभा की अवधारणा जो चली आ रही है, जन्मजात प्रतिभा, उसको आपने कहा कि उससे अधिक महत्व व्युत्पत्ति और अभ्यास का है। आचार्य दंडी ने लिखा भी था काव्यादर्श में, न विद्यते यद्यपि पूर्व वासना गुणानुबंधित प्रतिभानम अद्भुतम। तो वो बात बिल्कुल सही है सर। और हमारे साथी प्रतिभागी में से कोई जिज्ञासा अगर है किसी की? सर एक सवाल मेरे मस्तिष्क में भी है पहले से। जी 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 जी। ये जो मौलिकता को लेकर एक दार्शनिक बात कह दी जाती है कि कोई भी चीज या कोई भी वस्तु मौलिक नहीं है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो आ चुका है। एक तो ये, और दूसरा ये है कि जो हमारे धर्मग्रंथ हैं जिनमें सत्य को पा लिया गया है, ये कह दिया जाता है कि सत्य प्राप्त हो गया है जी, और जो पा लिया गया है वो अंतिम है जी। तो फिर मौलिकता की बात जैसे लगता है कि अर्थपूर्ण ही नहीं रह जाती है जी। इस संबंध में ऐसा क्या कहेंगे? जी 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 जी, बहुत सही सवाल है आपका। देखिए, ये तो है, आप जो कह रहे हैं एक दार्शनिक सत्य है, आप जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, और मैं जिस तरफ फोकस करना चाहता हूं, मैं लेखन की तरफ फोकस करना चाहता हूं। अगर इस दृष्टि से अगर हम लोग देखेंगे तो कोई भी, तब तो हम लोग सारे लेखन को खारिज कर देंगे और कोई लेखन मौलिक नहीं रह जाएगा। जी जी। और हमारी जो लेखन की परंपरा है, संस्कृत से लेकर हिंदी या दूसरी भाषाओं में, वहां भी ये चुनौती है। लेकिन सवाल ये है कि इस पर मैं एक बार पढ़ रहा था, निराला के काव्य पर एक पुस्तक लिखी है इंद्रनाथ चौधरी, और उन्होंने कहा है कि उन्होंने नकल और मौलिकता में एक फर्क स्थापित किया है। विचार तो देखिए, कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पर पहले न लिखा गया। जैसे उदाहरण के लिए गरीबी, अगर हम एक विषय चुन लेते तो गरीबी एक ऐसा विषय है, निर्धनता एक ऐसा विषय है जिस पर किसी ने न लिखा हो, और कितने लोगों ने लिखा होगा इसका कोई ठीक नहीं। लेकिन उसी विषय पर लिखते हुए उसको नया रूप देना, बिल्कुल नए ढंग से प्रस्तुत करना, यही मुझे लगता है कि मौलिकता है। जब कालिदास मेघदूत लिख रहे हैं तो मेघदूत की जो परिकल्पना है वो उसकी मौलिकता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि मेघों पर इसके पहले, कालिदास के पहले किसी ने न लिखा हो। हमारा अध्ययन से बहुत सीमित है, लेकिन मेघ को दूत बनाने की जो परिकल्पना है वही कालिदास की मौलिकता है। मेरे कहने का अर्थ कि विषय तो हमारे पास पहले से है, लेकिन विषय की हूबहू प्रस्तुति, विषय को का हूबहू नकल कर लेना, अनुकरण कर लेना, और एक है कि उस विषय को ध्यान में रखते हुए, पुरानी चीजों को जानते हुए नए ढंग से अपनी बात कहना, यही वजह है कि काव्यशास्त्र की परंपरा में भी आप देखेंगे कि विषय वही है, अलंकार है, लेकिन अलंकार पर जो भामह कह रहे हैं वही लेकिन दंडी नहीं कह रहे हैं।
लेकिन आनंदवर्धन को कहने के लिए तो भामा के पास जाना पड़ा होगा। तो हम जी इस अर्थ में अगर देखें तो आनंदवर्धन वहां जाते तो जरूर हैं, लेकिन वो बहु उनकी नकल नहीं करते, उसका अतिक्रमण करते हुए नए ढंग से उसकी व्याख्या करते हुए अपनी बात करते हैं। यही उनकी बात। तो ये चुनौती है। मैंने पहले ही कहा वक्तव्य के आरंभ में कि मौलिक लेखन एक प्रकार की चुनौती है, लेकिन चूंकि हम एकेडमिक लोग हैं, शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, शिक्षा विभाग से हमारा संबंध है, तो हमारा दायित्व तो है कि हम इस तरह के लेखन को महत्व दें और इस तरह के लेखन के बारे में लेखन को प्रश्रय, हमारी जिम्मेवारी। जी, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रतिभागी साथियों में से कोई प्रश्न अगर है तो चाहता हूँ। हाँ जी, डॉक्टर अमरेंद्र कुमार शर्मा जी हैं, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, हमारे मित्र हैं, कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। स्वागत है डॉक्टर अमरेंद्र कुमार शर्मा जी। माइक्रोफोन अपना ऑन कीजिए। जी ऑन है, आवाज आ रही है? जी यह बहुत अच्छा व्याख्यान था, सुन के भी बहुत ही अच्छा लगा। इसमें बस एक बात जो मेरे जहन में उभर रही थी, तो मैंने चाहा कि मैं यहाँ साझा कर लूँ, और ये इस पर मैं बार बार और कई समय से सोचता रहा हूँ। वो यह कि जैसे एक बात है, सत्य की जीत होती है, सत्यमेव जयते, यह मुंडक उपनिषद में है, हम सभी जानते हैं। अब यह तो वहां है, सत्य की जीत है। अब ये हमारा मौलिक तो है नहीं, ये मुंडक उपनिषद में पहले लिखा गया था, लेकिन ये बार बार लगता है कि जिस दिन हम अपने जीवन में किसी सच्चाई पर रहते हुए जीत जाते हैं, उस दिन इस पदबंध का सही महत्व हमें प्राप्त होता है। स्कूलों में, कॉलेजों में हम इसे पढ़ते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, लेकिन इसके अर्थ गांभीर्य तब तक हमारे जीवन में घटित नहीं होता है जब तक कि हम इसका अर्थ गांभीर्य हमारे जीवन में घटे। और जब कभी भी हमारे जीवन में सत्य की जीत होती हुई दिखलाई देती है, उस दिन से यह जो पदबंध है वह फिर मुंडकोपनिषद का नहीं रह जाता है। वह उस दिन वह वाक्य हमारा मौलिक हो जाता है। हम ये कहते हैं कि सत्य की जीत होती है, और जब हम ये वाक्य दोहरा रहे होते हैं तो हम किसी परंपरा का अनुगमन नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि हम अपने द्वारा सत्य से हुए जीत के अनुभवों से ये बात को कह रहे होते हैं। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि मौलिकता का जो मसला है, वह मसला इतना आसान नहीं है। आसान तब है जब तक कि वह हमारे जीवन में घटित न हो जाता हो और हम उसे मान न लेते हों कि ये घटित हो चुकी चीजें हैं, तब वह हमारा हो जाता है, वह फिर हमारा मौलिक है, फिर वह किसी दूसरे का कहा हुआ कथन नहीं रह जाता। तो मुझे इतनी ही बात यहाँ जोड़नी थी। जी, मैं जो आपने बहुत सही बात कही और बहुत व्यवहारिक बात आपने कही, जीवन के उदाहरण से जोड़ते हुए। जी लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूँ, मैंने ये सवाल सिर्फ मौलिकता का नहीं है, मैं मौलिक लेखन का सवाल है, और इस विषय को मैंने चुना है, मौलिक लेखन को, खासकर अकादमिक लेखन जो है हमारा, जो विश्वविद्यालयों में होता रहा है, जो कॉलेजों में होता रहा है, खासकर शोध का लेखन, शोध परक लेखन, अनुसंधान परक लेखन, उस तरफ मेरा ध्यान था, या आलोचनात्मक। आपने जो ये रेफरेंस दिया, यही रेफरेंस ही एक ईमानदारी है। अगर कोई शोधार्थी इस सत्यमेव जयते पर एक आलेख लिखेगा तो उसकी ईमानदारी होगी कि वो मुंडकोपनिषद का भी उदाहरण दे। अनजाने में वो नहीं दे पा रहा है, ये दूसरी बात, लेकिन ये एक इतना प्रसिद्ध वाक्य है, और जब यह हमारी परंपरा में है और किसी ने लिखा है इसको, तो समझिए कि उसको जब हम कोट करते हैं, उसका नाम लेते हैं, तो हम उसका सम्मान करते हैं। यह हमारी संस्कृति का, मतलब हमने जिससे ये ज्ञान ग्रहण किया है उसके प्रति कृतज्ञता जाहिर करना, यह हमारी संस्कृति का एक बहुत अभिन्न हिस्सा है, और यह हमारी ईमानदारी। इसलिए मौलिक लेखन में इस बात का महत्व हो जाता है। और आपने जो उदाहरण दिया बिल्कुल सही, कि जीवन में अब जैसे देखिए, परहित सरिस धर्म नहीं भाई,
यह बात भले ही तुलसीदास जी ने कही हो, उनका हो, लेकिन बहुत से ऐसे गांव के लोग हैं जिनको श्लोक तो याद, जिनको ये अंश याद है, लेकिन वो कवि का नाम नहीं जानते। और ऐसी बहुत सी कहावतें हैं, ऐसे बहुत से अंश हैं, महत्वपूर्ण कथन। क्यों? क्योंकि वो जब जीवन में इसका अनुभव करते हैं, ठीक आप ही की बात में कह रहा हूं, तो वो बहुत गदगद हो जाते हैं, बहुत उनको उसका रियल माने अनुभव होता है, वास्तविक अनुभव होता है। तो निश्चित तौर पर जीवन के व्यवहार जगत में ये चीजें जज्ब हो जाती हैं, ये चीजें शामिल हो जाती हैं। लेकिन मैं अकादमिक लेखन के नजरिए से ये बात रख रहा था, मौलिक लेखन, वहां जरूरी है कि हम इन चीजों के संदर्भों, माने इन सूक्तियों के संदर्भों को ठीक ठीक तरह से प्रस्तुत करें। आपके इस उत्तर से मैं बहुत मुझे आपका यह मतलब जो विचार था मुझे काफी अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये एक शिवानी शाह जी ने इसमें लिखा है कि सर यदि मौलिक लेखन सही है तब आलेख लेखन में संदर्भ ग्रंथ को दर्शाना क्यों आवश्यक है? जी जी जी, बहुत अच्छा सवाल जी। शिवानी, क्या नाम है इनका? शिवानी शाह जी हैं और इन्होंने लिखा है जो है जी जी, मैं समझ गया, मैं समझ गया, बोल रहा हूँ। मौलिकता की जो प्रक्रिया है उसमें संदर्भ शामिल होता है। अभी देखिए, अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि आप मान लीजिए कि आप छायावाद पर नामवर जी की एक किताब है, मैं इस उदाहरण से समझा रहा हूं, तो क्या नामवर जी की पुस्तक के पहले क्या छायावाद पर किताबें नहीं लिखी गई? बिल्कुल लिखी गई, उसका विवेचन भी हुआ। नामवर जी की मौलिकता इस बात में है कि नामवर जी जब छायावाद की नई स्थापना रख रहे हैं तो उसके साथ साथ वो उसका भी जिक्र कर रहे हैं जिन लोगों ने छायावाद पर विचार किया है, सिर्फ नामवर जी की बात नहीं। और यही रेफरेंस है, यही संदर्भ है। संदर्भ का मतलब ये है कि यदि आप उस विषय पर अपने को, जैसे मान लीजिए कि मैं ये साबित कर रहा हूं कि मैं छायावाद पर मौलिक ढंग से सोच रहा हूं, तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि मुझसे पहले छायावाद पर जिन लोगों ने विचार किया है, किन किन लोगों ने किस नजरिए से किया है और मेरा नजरिया उनसे भिन्न कैसे है। यहीं पर संदर्भ महत्वपूर्ण हो जाता है। संदर्भ का मतलब हुआ कि आपने उस विषय के प्रति आपकी ईमानदारी है और आपने उन पुस्तकों का अध्ययन किया है, उसके बाद आप इस विषय पर पहुंचे। मैंने थोड़ी देर पहले अपने वक्तव्य में एक बात कही कि यदि हम अपने को कहते हैं कि मैं नया हूं, तो मुझे ये बताना होगा कि बाकी चीजें पुरानी हैं, और उसके लिए बिना रेफरेंस में गए हम नहीं बता सकते कि ये चीजें पुरानी। जी धन्यवाद सर। और कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न अगर किसी साथी का है तो आप अपना माइक ऑन करके सर से सीधे पूछ सकते हैं। और ये अंतिम बार मैं आप लोगों का प्रश्न आमंत्रित करता हूं, नहीं तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। तो ये मानकर चलना चाहिए कि तमाम सारी जिज्ञासाओं का शमन सर आपके वक्तव्य में हो चुका है और ढेर सारी बातें आपने जिस तरह से, जितने सुंदर ढंग से सर आपने प्रस्तुत की हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम पुनः आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को संपन्नता की ओर ले चलते हुए समापन की ओर हम चले हैं। धन्यवाद ज्ञापन के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज मंगलुरु कर्नाटक में हिंदी विभाग की सह आचार्य डॉक्टर नागरत्ना राव जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि वो इस धन्यवाद ज्ञापन करके कार्यक्रम को संपन्नता की ओर ले चलें। डॉक्टर नागरत्ना राव जी, गंगा आपका का स्वागत। सर सुनाई दे रहा है?
जी आवाज आ रही है। गंगा कावेरी व्याख्यान माला के अंतर्गत आज के इस व्याख्यान में डॉक्टर विजय कुमार भारती, प्रोफेसर हिंदी विभाग, काजी नसरुल विश्वविद्यालय आसनसोल वेस्ट बंगाल से। सर, आपने बड़े ही सुंदर ढंग से और सरल रूप से बड़े ही गंभीर विषय को, मौलिक लेखन की प्रक्रिया, इस विषय पर आपने बड़े ही सरल ढंग से बताया। और अब तक मैं जो सुन रही थी तो देखा सब बहुत सारे लोगों की जिज्ञासाएं भी दूर हो गई हैं। जैसे कि हम दक्षिण भारत से हैं और हिंदीतर क्षेत्र से हैं, तो बहुत लोगों की जिज्ञासा रहती है कि हिंदी भाषा में हम मौलिक लेखन कैसे करें। और हम अपने विश्वविद्यालय में शोधार्थियों को मार्गदर्शन देते हैं। तो मुझे आपके व्याख्यान में बहुत सारी चीजें नई नजर आई। उनमें जो दो चीजें मुझे जो अलग लगी और जिसके बारे में मैं सुनना चाहती थी वो मुझे मिला, वो दो बातें हैं। आपने बताया कि शोधार्थी हमेशा इस कश्मकश में रहते हैं कि उनको कोई बताता है कि जब तक फुटनोट्स नहीं है तब तक जो है उनका जो शोध है वो मान्य नहीं होगा। जितने ज्यादा फुटनोट्स होंगे उतना ही उनका शोध अच्छा माना जाएगा। और आपने बहुत अच्छा कहा कि मौलिक लेखन के संदर्भ में शोधार्थी को जब नया विषय दिया जाता है तो जब कोई भी उसको मटेरियल नहीं मिलता है, अपनी तरफ से वो कोशिश करके अपनी मौलिक लेखन को वो सामने लाता है। और दूसरी बात जो आपने बताई कि प्रकाशक जो हैं लेखन को नहीं देखते हैं बल्कि लेखकों की पद को देखते हैं। तो ये एक चेंज होना चाहिए सर। जो मौलिक लिखता है उसको प्रकाशकों को प्रकाशित करना चाहिए, लेकिन प्रकाशक जो है पद के अधीन है। जो बड़े पोस्ट पर रहता है वो चाहे कैसे भी लिखे, नहीं ऐसा हर बार नहीं होता है, लेकिन फिर भी कई बार प्रकाशक ऐसे लोगों की तलाश में होते हैं जो अच्छे पद पर रहते हैं। जो भी है सर, आपका व्याख्यान बहुत अच्छा रहा। तो SLBS कॉलेज गोंडा की तरफ से और मंगलूर के हिंदी अध्यापक संघ पॉम्पे कॉलेज आईकड़ा की ओर से और सभी शोधार्थी और अन्य प्राध्यापकगण जो इसमें शामिल थे उन सब की ओर से मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। उसके बाद जो है इस व्याख्यान के आयोजक जो हैं प्रिंसिपल डॉक्टर पुरुषोत्तम केवी जी, पॉम्पे कॉलेज आईकड़ा, डॉक्टर S.A. मंजुनाथ HOD आईकड़ा कॉलेज, फिर डॉक्टर वंदना सारस्वत जी प्रिंसिपल SLBS डिग्री कॉलेज गोंडा यूपी से, और डॉक्टर शैलेंद्र जी हिंदी विभाग SLBS कॉलेज गोंडा से, और डॉक्टर जयशंकर तिवारी जी हिंदी विभाग गोंडा से। मैं आप सभी को, सभी आयोजकों को धन्यवाद देती हूँ कि आपने इतने अच्छे विषय पर ये व्याख्यान रखा। इससे पहले भी एक व्याख्यान था जिसका विषय था लेखक की रचना प्रक्रिया। ये उसी का अगला चरण है, मौलिक लेखन की प्रक्रिया। बहुत अच्छा विषय था और आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद देते हुए मैं अपना धन्यवाद समर्पण समापित करती हूँ। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नागरत्ना राव जी। धन्यवाद ज्ञापन के लिए आपको धन्यवाद बहुत बहुत। और आज के हमारे वक्ता आदरणीय प्रोफेसर विजय कुमार भारती जी को धन्यवाद देते हुए आप सभी लोगों की ओर से हमारे आयोजक मंडल के सभी सदस्यों को धन्यवाद देते हुए और सबसे अधिक धन्यवाद आप सभी प्रतिभागी प्राध्यापक बंधुओं, विद्वज्जनों को, शोधार्थी बंधुओं एवं विद्यार्थियों को के प्रति जो आप जुड़ करके इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। बहुत बहुत। और डॉक्टर S.A. मंजुनाथ जी जो हमारे जी बोलिए। मैं अपनी ओर से निजी तौर पर हमारे आज के जो मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर विजय कुमार भारती जी जो है, हमारा इनका परिचय एक 15 दिन के पहले ही हुआ था, मगर हमें लग रहा है कि बहुत दिनों से हमारा इनका परिचय है। जब हमने इनसे संपर्क किया कि एक व्याख्यान हम आपकी ओर से रखना चाहते हैं तो इन्होंने सहर्ष इस व्याख्यान के लिए जो मान गए। तो मैं अपनी ओर से और
मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ मंगलुरु की ओर से और SLBS कॉलेज गोंडा उत्तर प्रदेश की ओर से तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। विजय कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी, धन्यवाद आपको भी।